गुड आफ्टरनून। Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून सर। Okay, so let us start the chapter. Inverse trigonometric function. देखिए फंक्शन आप पढ़ चुके राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा है आपने। ट्रिग्नोमेट्री यू हैव डन क्लास 11th एंड फिर आपने इसमें और क्या पढ़ा था? फंक्शन में आपने पढ़ा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन राइट। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इनवर्स के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x ये होते हैं। We have to study about their inverse. Okay. अब इनवर्स जो फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन जो होते हैं, इनवर्स फंक्शन में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन तब बनता है इन्वर्टेबल जब वो 1 1 ऑन 2 होता है राइट। तो जैसे अगर हम sin x की बात करें, सपोज हम वो ग्राफ बनाएं जो हमें आता है बनाना, जो हमने 11th में सीखा है कि ऐसे ग्राफ बनता है sin x का, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनाते हो आप, तो इस ग्राफ को देख के कौन बता सकता है इन्वर्टेबल और नॉट? क्या ये इन्वर्टेबल होगा कि नहीं फंक्शन? मेन्यू वन। येस, इट इज़ नॉट इन्वर्टेबल, क्योंकि अगर हम एक्चुअल ग्राफ बनाए, तुम कहोगे कि सर हमें ये तो पता नहीं है कि ऑन टू है कि इन टू, कोडोमेन नहीं दे रखा, ज़रूरत कहाँ है? एक्चुअल जो ग्राफ है उसमें तो ये मैन वन हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो कर सकते हो ना, ये इट इज़ बिकमिंग मैनी वन। तो जब ये मैनी वन फंक्शन हो रहा है तो फिर इन्वर्स की बात कैसे कर रहे हैं वो समझना होगा इसमें। अब इसमें क्या होता है, जो मेन बात होती है वो ये है कि इफ़ वी मॉडिफाई डोमेन and take suitable codomain, then the above t ratios मतलब trigonometric ratios can be made invertible, ठीक है। मतलब उनको इन्वर्टेबल बनाया जा सकता है 1 1 मैनी वन, सॉरी 1 1 ऑन 2 बना के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ f इज फ्रॉम, ये रहा आपका डोमेन, और मान लीजिए ये ले लेते हैं कोडोमेन, ठीक है, एंड y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स, सपोज ये ले लेते हैं। अब जरा ग्राफ बना के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस इंटरवल में ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये इसकी वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, और ये आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से मैंने ग्राफ बना दिया।
Now tell me, after observing this graph, what type of function is this? Out of 4 types, which type is this? One more. It is 1 1 on 2. तो आपने क्या देखा कि जो हमारा एक्चुअल साइन एक्स का डोमेन होता है वो तो आर होता है, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन आर होता है और कोडोमेन सवाल में दिया जाता है। तो कोडोमेन तो चलो हमने -1 से 1 ले लिया। -1 से 1 लेने पर हमने देखा रेंज और कोडोमेन सेम हो गए, क्योंकि जो हाइट है इस ग्राफ की वो -1 से 1 तक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन सेम, तो ऑन टू हो गया। और अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो एक ही जगह कट करेगा, बिकॉज मैंने डोमेन को बहुत ही छोटा ले रखा है, मैंने ले रखा है। तो अगर आप ब्लू लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक ही जगह कट करेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने π/2 पे स्टॉप क्यों कर दिया, क्योंकि कॉस का साइन का ग्राफ तो सभी जानते हैं। देखो π/2 के ऊपर देखो, ये यहाँ पर जो ब्लू लाइन, अगर आप π/2 में ले जाते हो ना ग्राफ को, तो नीचे मुड़ के आएगा वापस, इट कम्स डाउन अगेन, राइट। तो जैसे नीचे आएगा तो हाइट्स फिर से रिपीट होने लग जाएंगी, इसकी वजह से फंक्शन फिर मिनिमम। सेम इज ट्रू फॉर दिस थिंग, ये इधर -π/2 जो मैंने दूसरा ब्लैक पॉइंट बनाया ऊपर वाले ग्राफ में, वो -π/2 है। उसके लेफ्ट में ले जाते हो ग्राफ मुड़ने लग जाएगा, फिर से मिनिमम हो जाएगा। सो वी नीड टू अवॉइड दीज टू, ठीक है। मतलब इसके बाद में π/2 के राइट में और -π/2 के पहले लेते ही -1 हो जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए। सो अंडर दिस थिंग नाउ इट इज़ इन्वर्टेबल। अच्छा, अब इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स को कैसे लिखते हैं? एफ एक्स होता है तो एफ इन्वर्स एक्स। तो सुनिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये है और ये है, ठीक है। तो जैसे ये आपका सेट ए है, -π/2 से π/2 वाला, ये -1 to 1। मैं कुछ एंगल्स रख के दिखाता हूँ तो आपको कुछ और बातें समझ में आएंगी। सारे एंगल तो नहीं रखें, कुछ रख लेते हैं अभी, है ना। और भी वैल्यूज़ होती हैं, बट आई हैव टेकन ओनली दीज। -π/2, इस पर एरो आके ऐसे क्यों रुका? क्योंकि ऊपर जो है वो साइन फंक्शन है। ये -π/2 रखोगे, साइन ऑफ -π/2 इज -1। फिर ये एंगल -π/6 है, क्योंकि -30 पे वैल्यू -½ होती है, 0 पर वैल्यू 0, ट्रिग्नोमेट्री 30 डिग्री पर हाफ होती है, यानी π/6 रेडियन। और भी एंगल आते हैं बीच में, बहुत सारे एंगल आएंगे, 15 डिग्री, 20 डिग्री, लेकिन सारे नहीं लिख के दिखा पाऊंगा ना यहाँ पे। तो π/2 पे ये हो गया 1। जो इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जिस तरह से लेफ़्ट से राइट, मतलब जो एरो का डायरेक्शन है, A to B बोल देता हूँ अभी, A से B में साइन फंक्शन है, F फंक्शन है। और मैंने क्या बोला था, इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स में इन्वर्स को लिखते कैसे हैं? F इन्वर्स। यानी अब समझना बात को, देयरफॉर F। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि एक का डोमेन दूसरे का रेंज बन जाता है, और जो उसका रेंज है वो उसका डोमेन बन जाता है, राइट। इंटरचेंज हो जाते हैं कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ तो मैं फिर इसको ऐसे लिखूँगा, ये जैसे आप जानते हो ना एफ एक्स एफ इन्वर्स एक्स लिखा जाता था, तो साइन एक्स से मैंने क्या लिख दिया है? साइन इन्वर्स एक्स। अब फंक्शन एफ एक्स नहीं है, फंक्शन एफ इन्वर्स है। एफ फंक्शन क्या है? साइन फंक्शन। एफ इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स। और क्या चेंज हो गए? डोमेन और रेंज, वो तो होंगे ही चेंज, वो तो होंगे। और मैंने आपको एक बार बताई थी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तो उसका इन्वर्स भी 1 1 on 2 होता है, क्योंकि वो तो बस आपको डायरेक्शन चेंज करना है एरोज़ का। तो अगर पहले 1 1 था ए से बी में, तो बी से ए में भी 1 1 रहेगा। अगर ए से बी में ऑन 2 था तो बी से ए में भी ऑन 2 रहेगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से होती है शुरुआत चैप्टर की कि भाई ये साइन इन्वर्स एक्स क्या है, ठीक है। पहला टर्म साइन इन्वर्स एक्स, ओके। एंड वन थिंग दैट यू हैव नोटेड इज दैट दीज trigonometric functions, they are not invertible as such, but if we modify the domain, right, if we modify the domain then and take suitable codomain, then t ratios can be made invertible, right. Then the t ratios can be made invertible, fine. So keeping in mind these two things, right, now we will define the other inverse trigonometric functions, and we will see what are their domain and range. See, if you see this first definition,
ओके, एंड हियर वन मोर थिंग, सी ये जो मैंने एफ लिखा है ना, मुझे इसको एफ इनवर्स लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, एफ फंक्शन नहीं है, एफ इनवर्स फंक्शन है। सो एफ इनवर्स इज फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 से π/2। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ अभी यहाँ से एक पहले इसको और समझा देता हूँ। जैसे बोलते हो कि भाई यहाँ पर लेट से π/2 रखा, तो वैल्यू कितनी आती है, sin π/2 आती है, मतलब 1 आती है, करेक्ट। इसी तरह से अब एफ इनवर्स में क्या रख सकते हो, एफ इनवर्स में वो वैल्यूज़ रख सकते हो जो सेट बी में है, ठीक है। तो सेट बी में जैसे सबसे लोअर वाली वैल्यू 1 जो है उसको देखो, अगर मैं 1 रखता हूँ तो मतलब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब कितना, π/2। क्या कर रहे हो, इधर देखो, यहाँ पर ये वाला देखो, ये लास्ट वाला रेड वाला, ये अगर तुम साइन में π/2 रखते हो तो 1 आता है, क्योंकि तब ए में वैल्यू x की होती है और बी में आंसर आते हैं। लेकिन जब एफ इनवर्स साइन इनवर्स देख रहे हो तो बी में जो है वो x बनते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो ए में आती है, राइट, जस्ट द ऑपोजिट, a to b, b to a। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनी वन हैविंग एनी डाउट? Anyone having any doubt, please ask. और देखो इसी में एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि तुम पढ़ तो चुके ही हो। इसी में क्या होता है, वो जो इन्वर्स वाली बात बताई थी ना, मिरर इमेज वाली बात, कि वो जो इन्वर्स का फंक्शन होता है, इन्वर्स का जो फंक्शन होता है, इन्वर्स का सॉरी जो ग्राफ होता है, वो दिए हुए फंक्शन का मिरर इमेज होता है, किस में, y = x में। तो उसका जो ग्राफ आएगा ना एफ इनवर्स x का, वो कुछ इस तरह से आता है, ऐसा कुछ आता है। ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया ना, ये ब्लैक वाले की इमेज है, जो ब्लैक वाला ऊपर है उसकी इमेज ब्लू में दिख रही होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसी ब्लू वाला जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसकी इमेज ब्लैक वाले की इमेज है। और इन दोनों को ऐसे सेपरेट करते हुए ना एक रेड लाइन आती है, ये वाली लाइन, सेपरेट तो क्या मतलब उसके अबाउट ये, और ये पता है कौन सी लाइन होती है, जानते ही हो, y = x, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू द लाइन y = x। लेकिन इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार पहले ओरिजिनल फंक्शन बनाएं, फिर y = x, फिर मिरर इमेज लें, हमें इनके ग्राफ याद करने पड़ेंगे। वील हैव टू लर्न दीज ग्राफ्स, वो मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको। So तो the inverse function will only be there for a part of the sine graph, a part of the trigonometric function graph. that is what we are studying. We have to modify the graph, otherwise it won't be one function. So is it because it's repeating? Yes, then it will become many one. How will you make it invertible? Okay, sir. क्योंकि इन्वर्स होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ही यही है कि वो 1 1 on 2 होना चाहिए। अब ये जो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 11th में पढ़े हैं, अगर तुम इनके ग्राफ देखोगे ना, तो ये सारे के सारे पीरियडिक फंक्शन होते हैं, सारे के सारे, साइन है, कॉस है, टेन है, ये पीरियडिक होते हैं, रिपीट करते हैं। रिपीट करते हैं मतलब अपनी हाइट रिपीट करेंगे, हाइट रिपीट करेंगे तो मैनी वन हो गया। तो इनके डोमेन को हमें थोड़ा सा कम लेकर एक पर्टिकुलर ब्रांच में लेके और उतने पोर्शन में देखना होता है जिसमें कि वो इन्वर्टिबल हो सके, ठीक है। इसी को बाद में प्रिंसिपल ब्रांच भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, हाँ, देयर इज़ वन मोर थिंग, एक बात और। कोई बोलेगा कि आपने ये -π/2 से π/2 लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता, ये वाला पार्ट देखो, ये अगर मैं π/2 से 3π/2 ले लेता, मतलब मैं अगर ऐसे ले लेता, तब भी तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता। ये लो, अगर मैं ये ले लूँ फंक्शन को, अब साइन एक्स को, तब भी तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर जाएगा। लेकिन फिर एक तीसरा स्टूडेंट आके बोलेगा कि सर मैं तो ये वाली ब्रांच लूँगा, इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 3π/2 से 5π/2। फिर एक बोलेगा सर मैं तो ये वाली ब्रांच लूँगा, और फिर क्या है, समझ ही गए होगे क्या होगा। सो वी नीड टू टेक वन स्टैंडर्ड ब्रांच, एक स्टैंडर्ड ब्रांच जो है, जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये एडमिट की गई है कि हर कोई इसी ब्रांच में फंक्शन एफ एक्स की बात करेगा, साइन एक्स की बात करेगा, because then otherwise there will be contradiction. Some of them will be solving by π/2 to 3π/2, someone will take 3π/2 to 5π/2, and this can be done endlessly, okay. So there will be a lot of confusion.
That is why we have selected particular branches which are called principal branch. Principal branch उसी में बात करेंगे. Whenever you will talk about this sin inverse x, okay, whenever you will talk about sin inverse x, you will talk about it only in minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं. अब ये बात याद रखने के लिए और जो बाकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके बारे में भी जानना है. तो अब हमें जो क्या करना है मेन, वो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे. Hence there are 6 inverse trigonometric functions. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो 6 उनके इन्वर्स होंगे. नेमली, और उनके नाम क्या क्या हैं, वही साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स होगा, ठीक है, सेक इनवर्स होगा और कॉसेक इनवर्स होगा. लेकिन अब इम्पोर्टेंट काम क्या है? इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें सभी का डोमेन, रेंज और ग्राफ याद होना चाहिए. उसके बिना तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, मतलब आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ दिस फंक्शंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ होगा डोमेन, यहाँ होगा रेंज और इधर हम बनाएंगे उसका ग्राफ. ठीक है. ये तो जैसे पहले वाला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. अब आप डोमेन जानते हैं किसकी वैल्यूज होती हैं, x की, है ना. और ये -1 to 1 कैसे आया? अभी देखो पहले वाले डिस्कशन से मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पर, यहाँ से भी देख रहा होगा इधर से, ये मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूँ इधर और ये, क्योंकि जो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो अब इसका डोमेन बन जाती है ना. और जो उसकी रेंज थी, डोमेन था, वो इसकी रेंज बन जाएगी. तो ये जो मैं ग्रीन से टिक लगाए हुए हैं ये दोनों हैं. सो ये हो गया डोमेन. रेंज क्या? y मतलब -π/2 से π/2 और ग्राफ. ठीक है. तो ग्राफ जो है इसका जितना बना रहा हूँ बस उतना ही बनेगा, उसके अलावा और नहीं बनेगा. दिस इज द ग्राफ. ठीक है. इसके अलावा और कोई भी इसका पोर्शन नहीं है. ये यहाँ पर एंड हो जाता है. ये डॉट बना दिया मतलब यहाँ से आगे नहीं है. ये कहाँ पर आता है? 1 पे. ये कहाँ पर आता है? -1 पे. क्योंकि डोमेन x की वैल्यूज़ है -1 से 1 रख सकते हैं, और y की जो वैल्यू है, हाइट मैक्सिमम π/2 है और मिनिमम -π/2. ठीक है. ये हो गया आपका पहला. इसी तरह से आपको बाकी 5 के भी बनाने हैं. ठीक है. ये आपको हर समय याद होने चाहिए. एवरी टाइम यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. ये जो रेंज में लिखा है ना -π/2 से π/2, यही प्रिंसिपल ब्रांच है. ठीक है. इसी को ही प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं. तो कहीं पर अगर तुम ये वर्ड देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो समझ जाना कि रेंज के अंदर जो है वहाँ से बात हो रही है. सेकेंड, y इक्वल्स कॉस इनवर्स एक्स. इसका डोमेन भी वही होता है, लेकिन इसमें जो रेंज है वो 0 to π होती है. जिसको ये बात जानना हो 0 से पाई क्यों होती है, वो कॉस का ग्राफ बनाना 0 से पाई में, कॉस इनवर्स का नहीं, वो तो अभी तुम जानते ही नहीं हो. कॉस एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई में बनाओगे ना, और को डोमेन को -1 से 1 लोगे तो वो उसमें 1 1 ऑन 2 आ जाएगा. फिर कॉस इनवर्स डिफाइन हो जाएगा और इन दोनों के नाम बदल जाएंगे. उसका डोमेन, इसका रेंज, उसका रेंज, इसका डोमेन, इस तरह से. समझ रहे हो? उस बेसिस पे इसका ग्राफ भी बनता है. मैं अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ कौन सा. ये ग्राफ है रेड वाला. इसमें ये जो हाइट, ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है. अगर आपको ये हाइट देखनी है तो ये हाइट पाई है. मतलब मैं कोऑर्डिनेट से लिख देता हूँ ना, -1, पाई. ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 0. वो तो देख ही रहे हो, x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है? 0. ठीक है. इस तरह से तो वो आप निकाल सकते हो, तो अभी आप सीख जाओगे.
अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं बाकी के 4 भी लिख रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि आपको एक्चुअल में, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं कि क्या, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ ताकि समझ में तो आए कि भाई करना क्या होगा सवाल में। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2, ये क्वेश्चन है। मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस थिंग, साइन इनवर्स 1/√2? हाउ मच? 5/4। करेक्ट आंसर। देखो इतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। पहली बात तुम ये देखो कि वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये चीज़, और साइन इनवर्स की जो वैल्यू है ना वो देखो ये है, ये मैंने टिक कर दिया ये। और ये वैल्यू का क्या मतलब है? रेंज। रेंज मतलब क्या? एंगल। एंगल आएंगे, यानी अभी मैं लिखवाने भी वाला हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली एंगल से रिप्रेजेंट करती हैं, वो तो करेंगी, वो तो जो साइन A2B और B2A हुआ उसकी वजह से करेंगी, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है आप, अब जैसे तुरंत बता दी 45 डिग्री, आपको क्या करना है सुनिए, क्या करना होगा बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। इसको ना थीटा लेट कर लो, थीटा लेट कर लिया, ठीक है। और थीटा लेट करते ही आप इसको ऐसे लिख लोगे कि साइन थीटा बराबर 1/√2। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा लग रहा है कि साइन इन्वर्स को उधर ले गए, उधर मतलब राइट साइड में। ऐसा कुछ नहीं होता, इधर उधर का चक्कर नहीं है। चक्कर किसका है? चक्कर ये है कि देखो भाई ए और बी, तुमसे मैंने पूछा कि मान लो इधर से साइन है, समझना बात को, ये साइन है और ये साइन इन्वर्स है। मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ पर 1/√2 है, ठीक है, क्योंकि साइन इन्वर्स का डोमेन बी सेट होता है ना। तो मुझे बेसिकली ना ये क्वेश्चन चाहिए, मुझे चाहिए ये मतलब हुआ कि साइन इनवर्स में 1/√2 जो आ रहा है वो ए का कौन सा पार्ट होगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ तो इस क्वेश्चन मार्क को अगर मैं साइन में रखूँगा तो क्या मतलब होगा? मान लो मैं तो यहाँ पे अब थीटा कर देता हूँ, थीटा है ना। तो अब मैं अगर इधर से पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा फिर? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स 1/√2 को मैंने थीटा माना, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी में पढ़ूंगा तो मैं बोलूँगा कि साइन थीटा की 1/√2। बात समझ में आ रही है? तो A2B और B2A का चक्कर है, ये मत सोचना कि साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो साइन बन जाता है, ऐसी कोई स्टेप मैथ्स में नहीं होती। ये तो ये है जो मैंने मैपिंग से समझाया आपको। अच्छा, अब क्या होता था, अभी तक तो आपने 11th में पढ़ी थी, 11th में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपने पढ़े थे जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखने पर आ जाऊँ ना, तो जिनको 11th की बातें ध्यान रही हैं ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा ये आंसर यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको जो आंसर है वो चाहिए सिर्फ इस प्रिंसिपल ब्रांच में, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल ब्रांच को अगर देखोगे, और मैं जैसा इतने दिनों से कह रहा था लगातार कि ट्रिग्नोमेट्री पे रिवाइज करो, काम करो, तो π/4 आ जाएगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 135 डिग्री पर भी तो 1/√2 होती है, लेकिन 135 डिग्री इस रेंज में आएगा क्या? नहीं आएगा। सिर्फ कहाँ से कहाँ तक एंगल है? -π/2 से π/2। और वैसे भी एक और बात, ये वैल्यू पॉजिटिव होना, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आपको ASTC रूल याद हो तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, अब ये साइन इनवर्स की ज़रा रेंज देखो जिसमें क्या आंसर आना है, वो है -π/2 से π/2। कोई मुझे बता सकता है बोलकर कि -π/2 से π/2 में एंगल्स के कौन कौन से क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे हैं? विच quadrants are covered in this range -π/2 to π/2? The second and third. सेकंड एंड फोर्थ? The third. सेकंड एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ। कैसे? अगर एंगल देखना आता हो तो ऐसे ये गया 0 से 90, और अगर ऐसे देखना हो तो ये होता है 0 से -90, और अगर इन दोनों को देखना हो तो होगा -90 से 90, वही तो लिखा हुआ है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ।
यानी साइन इनवर्स का आंसर, सुनना ध्यान से, साइन इनवर्स का आंसर फर्स्ट या फोर्थ में आ सकता है, पर क्योंकि ये वैल्यू है पॉजिटिव, ये वैल्यू, इसका मतलब आंसर आएगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 10th क्लास की भी ट्रिग्नोमेट्री अगर आती हो तो बता दोगे कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे आती है, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले तो करने के लिए, एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल होते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है इस रेंज के अंडर निकालिए, और बाकी ए टू बी और बी टू ए का चक्कर बताया कि किस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक आओगे। और उसके बाद जिसकी ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री पता है, वो आराम से इसका एंगल भी लिख लेगा, इतना करना होता है। कॉस इनवर्स में ये चीज़ कैसे हो जाती है, डोमेन तो वही रहता है -1 to 1, लेकिन रेंज अब 0 से पाई है। उसका रीज़न बताया, कॉस का ग्राफ बनाओगे इसकी से पाई क्यों ली गई, पिछली बार की तरह -π/2 से π/2 क्यों नहीं ले लेते। जैसे बता ही देता हूँ, कॉस का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब देखो इसमें -π/2 से π/2 नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें अगर -π/2 से π/2 लोगे तो देख ही रहे हो कि मैनी वन फंक्शन बन रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाली ब्रांच लेता हूँ, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ये, तो भाई बहुत आराम से ये अब 1 1 बन जाएगा। और मैंने तो रेंज तो वैसे ही ये तो वैसे ही -1 से 1 ले रखा होगा उसका, ये तो अगर ये मेरा कॉस है, इसका ग्राफ इतना बनाऊँ और इस तरह से डोमेन ले लूँ और कोडोमेन ले लूँ, तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और इसीलिए तुम देखो कि ये जो मैंने ब्लू में इंटरवल लिए हुए हैं ना, ये इंटरचेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफ का जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाता है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। पहले दो का डोमेन सेम है, -1 से 1। वो इसलिए सेम है क्योंकि याद करो साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 ही होती है। तो जो ब्रांचेस ली हुई है ना, उसमें भी ये तो नहीं रहती है, इसलिए। अब चलेंगे तीसरे पे, कॉस इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स। इसका डोमेन आर होता है, इसकी जो रेंज है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होती है। इसका ग्राफ बनाएंगे अब। ये जो दो हाइट बना रहा हूँ, ये हाइट है π/2 और -π/2। ये इसलिए बनाना ज़रूरी है, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ अब मैं बनाऊँगा अलग कलर से। ये है ग्राफ, ये एंडलेसली चलता रहेगा, रेड वाला भी और इधर भी रेड वाला। लेकिन ये कभी इसको कट नहीं करते हैं, बस ऐसे बनाते जाओगे, बढ़ाते पैरेलल होते जाएंगे इस तरह से। यूँ बढ़ता क्यों चला जाएगा, ग्राफ का एंड क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन है x बिलोंग्स टू r, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r। और रेंज है ओपन इंटरवल में, इसलिए कभी भी कट नहीं करती इन लाइंस को, ठीक है। फिर फोर्थ वाला है y = cot इनवर्स x। इसका भी डोमेन r होता है, इसकी रेंज लेकिन 0 से पाई ओपन में रहती है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये पाई है, ये 0 हाइट है, x एक्सिस पे तो हाइट 0 ही होती है वैसे भी। और ये ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है। ये भी एंडलेस होता है क्योंकि इसका डोमेन भी आर होता है। लास्ट में आते हैं इधर 5 और 6 पे, y = sec इनवर्स x। इसका डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। इसकी रेंज 0 to पाई होती है एक्सेप्ट π/2। अभी इसका ग्राफ बनाएंगे। फिर 6 वाला है y = cosec इनवर्स x। इसका भी डोमेन यही होता है। यानी अच्छी बात क्या है कि पेयर वाइज ना ये डोमेन आप याद रख सकते हो, दो दो के डोमेन होते हैं। इसमें जो होता है वो होता है y बिलोंग्स -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। अब इसका ग्राफ बनाना है। एक मिनट, पहले बनाना है सेक इनवर्स का ग्राफ। ये पाई है, ये हाइट 0 है, एक π/2 हाइट है, क्योंकि ये π/2 को टच नहीं करता है इसलिए। और
ये 1 और -1 की लेफ्ट और राइट में ग्राफ होता है। डिफरेंट कलर से बना देता हूँ ग्राफ क्योंकि वन पर तो 0 होती है, -1 पर ये होती है पाई, और इस तरह से एंडलेसली इधर बढ़ सकता है। लास्ट में ये बनाएंगे, इसमें ये कभी एक्स एक्स को कट नहीं करेगा क्योंकि -π/2 से π/2 के अलावा बाकी जगह -0 मतलब 0 हाइट का भी नहीं होती है। इसका डोमेन का मतलब है कि 1 के राइट और -1 के लेफ्ट में ग्राफ बनेगा। 1 पर π/2 होता है, तो फिर ये ग्राफ में आता है ऐसे करके, और -1 ये नीचे -π/2 हाइट है इधर, माइनस ये हर जगह इधर माइनस था, जहाँ मैंने प्लस लगाया है ना, क्योंकि लोअर साइड में तो नेगेटिव होगी ना वैल्यू। और इसका ग्राफ 1 मिनट बना रहा हूँ। ये देखो, तो ये जितने भी ये रेड में आप ग्राफ्स देख रहे हो ना, जो रेड में देख रहे हो, ऊपर वाला मैंने रेड में नहीं बनाया तो वो भी बना देता हूँ। यही बस ग्राफ्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको याद रखना, ये ग्राफ इतना ही है। आपको पता है कौन सा ग्राफ एक्सटेंड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। पहले और दूसरे तो नहीं होते, वो तो जितनी रेड ब्रांचेस बनी है उतनी, लेकिन tan इनवर्स, cot इनवर्स ये सारे बढ़ाए जा सकते हैं राइट और लेफ्ट में, आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ डोमेन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम sec इनवर्स की बात करें, तो sec इनवर्स में तुम देख रहे हो रेंज में π/2 हटाया हुआ है। ध्यान से सुनना, sec इनवर्स में π/2 हटाया हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों ये π/2 नहीं हो सकता? कि मान लो सपोज π/2 करते हो तुम, ठीक है। अगर π/2 करते हो तो इसका मतलब अगली स्टेप क्या होगी कि x बराबर sec π/2। और याद करो sec π/2 तुमने पढ़ा है, नॉट डिफाइंड आता है, इसीलिए sec इनवर्स की रेंज में π/2 नहीं है, तभी ये जो sec इनवर्स का ग्राफ है π/2 को कट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इसकी दो टुकड़ों में क्यों बना हुआ है ये? क्योंकि इसके डोमेन में दो ब्रांचेज हैं, वो इधर देखो तुम, यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, इधर देख रहे हो। यानी जो डोमेन है ना वो दो पार्ट्स में, एक तो 1 से इन्फिनिटी में है और एक -∞ से -1 में। इसीलिए ग्राफ 1 या उसके बाद में है और -1 या उससे पहले, बीच में नहीं है। वाई? बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डोमेन ऑफ द सेक इनवर्स। सेम इज़ ट्रू फॉर कोसेक इनवर्स। इसमें भी वही दो पार्ट्स में डोमेन है और वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोसेक की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। जैसे सेक सेक π/2 डिफाइंड नहीं होता, ऐसी कोसेक ज़ीरो डिफाइंड नहीं होता है, दैट इज़ वाई। और ये उन पर वैल्यूज़ जो हैं आप देख सकते हो मार्क की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो याद करने की बात है, कैसे आप याद रख सकते हैं? आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, x डोमेन होता है y रेंज, वही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्राफ तो बनाना ही है, अगर x और y पता है तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, पहले दो का डोमेन सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का। नेक्स्ट टू का डोमेन सेम है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स का r, और अगले दो का सेम है। ऐसे तो याद हो जाएगा डोमेन, ठीक है। ग्राफ सबसे ज़्यादा ग्राफ का होगा प्रैक्टिस, ग्राफ बार बार बना के देखने पड़ेंगे, भूल जाओगे फिर बनाओ। डोमेन याद हो जाएगा इजीली। रेंज, रेंज और भी आसान है याद करना। सुनो, जो साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2, ये अगर इसमें से ज़ीरो हटा दूँ तो बन जाती है कॉसेक इनवर्स की, है ना। और अगर इसी इंटरवल में से क्लोज इंटरवल को ओपन कर दूँ तो बन जाती है tan इनवर्स की। तो ये याद रखना आसान है। इसी तरह से जो कॉस इनवर्स की है उसको ओपन कर दूँ तो कॉट इनवर्स की बन जाती है, और अगर 0 से पाई में से π/2 हटा दूँ तो सेक इनवर्स की बन जाती है।
तो याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन लगेगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आप यहाँ पर रेंज देख रहे हो, ये 6 के 6 जो आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, इसमें बार बार एंगल का डिस्कशन हो रहा है। एंगल का डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो साइन कॉस टेन इनकी जो रेंज है, मतलब जो एंगल होते हैं, ठीक है, जो इनके एंगल्स होते हैं, मतलब सॉरी, जो इनके डोमेन होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन, इनके जो डोमेन होते हैं, मतलब जो एंगल्स होते हैं, वो इनके रेंज में आते हैं। इसीलिए इन सब का आंसर हमेशा एंगल आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है अब 2-3, वो क्या है, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिप्रेजेंट एंगल्स। मतलब कोई बोले साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है। एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, फिर मैं वो वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है, इन रेंज ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इन रेंज ऑफ ITFs। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप देखिए रेंज को, देखिए रेंज को, आपको याद करने का तरीका बताया, तो आपको एक बात पता चली होगी कि थर्ड क्वाड्रेंट इज एब्सेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट इज एब्सेंट। ये बात समझ में आ रही है? नाइजल, जस्ट कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, तो भाई सभी लोग ध्यान से सुनिए कि मैंने आपको बताया कि रेंज 2 तरह की आ रही है। एक तो -π/2 से π/2 वाला इंटरवल आ रहा है, उसी में कभी ओपन हो जाता है, कभी ज़ीरो हट जाता है, या फिर 0 से पाई वाली रेंज आ रही है याद करने के लिए, उसमें कभी ओपन है और कभी π/2 हट जाता है। कुल मिला के अगर आप एंगल्स पे ऑब्जर्व करो एंगल्स को, तो जैसे 0 से पाई है, 0 से पाई तो बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और अगर -π/2 से π/2 की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्यों है? क्योंकि याद करो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन नेगेटिव। तो मतलब कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 0 से पाई में तो फर्स्ट सेकंड आ रहा है, और -π/2 से π/2 में फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है, मतलब कहीं भी थर्ड का तो नाम ही नहीं आया, तो थर्ड क्वाड्रेंट इज एब्सेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्रेजेंट, क्वाड्रेंट इज कॉमन, रेंज की बात कर रहा हूँ, कॉमन है, और सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वो रेंज देखो, और इस बात को याद करो कि क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते थे, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते थे। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट इज इन क्लॉकवाइज सेंस। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर में तुम्हें वैल्यूज़ निकालने को आएंगी। अब वैल्यूज़ निकालने के लिए तुम्हें क्वाड्रेंट जाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट में जाने के लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में आंसर हो सकता है, और प्लस का लेना है कि माइनस का, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो ITF एंगल रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी रेंज में इन बातों का आपको ध्यान रखना। ठीक, और मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे मैंने करवा दिया आपको यहाँ पर, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दीज रेंजेस ओनली, यही मतलब है और कुछ नहीं है। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस, देखें अब आप लोग क्या आंसर देते हैं इसके, कितना समझ में आया है। अच्छा, एक DPP ऑलरेडी शेयर कर दी है आपसे। ओके, यू विल डू दैट, वी विल डिस्कस इट टुमारो। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स -√3, सेकंड, ये दो आंसर निकालिए, सॉल्व दीज टू।
Sir, the screen's lagging. Sorry. What happened? Sir, the screen's lagging. Sir, the screen's lagging. Can you Yes. see the question? Sir, it's visible now. Okay, solve it then. Could you scroll up a bit? The first one's answer is 30 degrees and the first one's answer is 120. Not able to see the question? So you can see the question now. You can see the question, right? Yes, sir. Sir, could Okay. you scroll up a bit? What do you want to see? Which part? Sir, the second statement. This one, range of ITFs? Yes, sir. Okay. See, everything is there on the screen, question as well as this point. Whatever you want to see, check it. And try these two questions. So what about the answers? Who will tell the first answer? Tan inverse minus root 3. So minus pi by 3. माइनस पाई बाई 3 इज करेक्ट. देखो भाई इधर tan इनवर्स माइनस रूट 3 कैसे करना है क्वेश्चन, बोर्ड में भी आता है ये चैप्टर. tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसको थीटा लिया, ठीक है. और तुरंत ही अगली स्टेप क्या लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये कहाँ से आया मैंने आपको बताया था, राइट. अच्छा, अब अगर आपको थीटा निकालना है, थीटा क्या है, tan इनवर्स का क्वेश्चन है. अभी मैंने आपको tan इनवर्स के लिए ना रेंज लिखवाई है, उसकी रेंज ये होती है, मुझे तो याद हो गई, आप भी याद कर लें, ठीक है, ये होती है.
तो -π/2 से π/2। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ASTC रूल लगाऊंगा। ASTC रूल लगाऊंगा तो tan की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर इस सवाल में, और ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट या फोर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट रिजेक्ट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा एक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज tan थीटा इज़ नेगेटिव। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल हैं वो हैं -90 डिग्री से 0, या फिर -π/2 से 0 रेडियन, ठीक है ना, डिग्री में या रेडियन में जैसे पढ़ते हो। तो अब अगर इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए कि ये नेगेटिव कहाँ पर होगा, उसमें भी देखो एंगल क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल सभी को याद होते हैं, -90, -60, -30, -45, ये एंगल होते हैं, है ना। तो ये पहचानने में देर नहीं लगनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू -60 डिग्री या -π/3 होगी। क्यों? क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। tan -60 डिग्री की वैल्यू, देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, मुझे बोलते बोलते हो चुके हैं 2-3 महीने, दैट इज़ योर प्रॉब्लम नो। ये tan -60 इज -tan 60 विच इज़ -√3, दैट्स वाई। ओके, ऐसे आएगा। नाउ सेकंड पार्ट। 2π/3. यस, 2π/3 इज करेक्ट, बिल्कुल। इसमें भी ऐसे ही cos इनवर्स -हाफ को थीटा लेंगे, cos थीटा हाफ है। और इसके लिए आप याद करिए कि cos इनवर्स x के लिए जो रेंज है, जो y है, मतलब जो आंसर है वो 0 से पाई में होता है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन ये cos थीटा आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, है ना, इसका मतलब पहले में होगा, दूसरे में नहीं, क्योंकि दूसरे में cos हो जाता है नेगेटिव। सॉरी, ये नेगेटिव वैल्यू उल्टा बोल रहा हूँ मैं, -1/2। तो cos की वैल्यू नेगेटिव है, यानी आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर वही ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया है तो जल्दी निकाल लोगे, वरना बस सोचते रहो। हालांकि सेकंड क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल मतलब जिनके बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं, जिनके वैल्यूज़ के बारे में, वो होते हैं 120 डिग्री, 135, 150, 180। अब अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो आपको 120 पे वो एंगल मिल जाएगा, क्योंकि cos 120, वो रिडक्शन फार्मूला याद है, 120 मतलब cos 90 + 30, cos 90 + 30 मतलब -sin 30, यानी -हाफ, ऐसे। तो ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ होगी, वो तो होनी थी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम है, ट्रिग्नोमेट्री के ही फंक्शंस का इन्वर्स आप निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो जिसने भी रिडक्शन फार्मूला, शुरुआत की वैल्यूज़, वो सब याद नहीं की हुई हैं, रिवाइज नहीं किया हुआ, डू इट टुडे इटसेल्फ, वरना तो फंसोगे बार बार इसमें टॉपिक में। ओके, सो दीज आर वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आते हैं। अब एक दूसरे तरह का सवाल दिखाते हैं। इफ sin inverse x plus sin inverse y equals pi, then find value of cos inverse x plus tan inverse y। ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, देखें निकाल पाते हो। और ये ध्यान में रखो कि मैंने तुम्हें अभी वो एक जो टेबल बनवाई है ना, सिर्फ वो पढ़ाया है, और तो कुछ बताया ही नहीं आगे। वही डोमेन और वो यही सब चल रहा है, उसके बेसिस में आपको ये सवाल दे रहा हूँ।
Yes, anyone? कौन है जो इस इक्वेशन को देख के कुछ इंटरप्रेट कर सकता हो, ये जो लिखी हुई है इक्वेशन, यहाँ से कोई मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सके? चलो मैं लिख देता So हूँ one angle फिर will देख। be theta, the other Sorry? one will be 180 minus theta. No, it is not about theta. It is about both being pi by 2. बताओ कैसे पता चला? How we come to know this? श्रेया, कैन यू टेल मी कैसे ये पाई बाई टू कैसे लिख दिया? So no other values add up to pi. तो नो अदर वैल्यू मतलब थोड़ा स्पेसिफाई करोगे? So नो no अदर वैल्यू pairs of values add up to pi. So what is the reason why not it is possible? Let's say I take हाँ. So because the maximum range is pi by 2. Yes, correct. As maximum value of sin inverse is pi by 2. यानी फिर से रेंज की बात आ गई। मैंने आपसे क्या कहा था कि रेंज के अलावा तो कुछ है ही नहीं। देखिए, दो साइन इनवर्स हैं, उनका सम पाई कह रहा है और मैक्सिमम वैल्यू 90, पाई मतलब 180 डिग्री, और साइन इनवर्स का जो एंगल 90 से ज़्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब जब दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे ना, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है। यानी क्वेश्चन आ सकता है उस रेंज पर जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम का डिस्कशन होता है। तो यहाँ से एक्स साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 1, वाई साइन पाई बाई 2, ये पता ही है कैसे लिखते हैं, ए टू बी, बी टू ए वाला कॉन्सेप्ट। आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई, देयरफॉर अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपसे निकालने को पूछा गया, इसमें वैल्यू रख दो। कॉस इनवर्स 1 कॉस इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1। अब ये वैसे ही निकाल लोगे जैसे अभी निकाल रहे हैं तब से। कॉस इनवर्स 1 को थीटा मान लोगे, है ना, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि थीटा की जो वैल्यू है ना, ये जो थीटा जो रेंज होती है इसकी क्वेश्चन की, मतलब कॉस इनवर्स की 0 से पाई होती है। तो अब 0 से पाई में कौन सा एंगल है जहाँ पे कॉस थीटा 1 है, तो आंसर 0 आएगा। इस तरह से मैंने 0 लिखा। फिर नेक्स्ट टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 क्या है, उसको कुछ और मान लो, अल्फ़ा मान लो। और अल्फ़ा की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये किसकी रेंज है, टेन इनवर्स की। अब तुम यहाँ से क्या लिख लोगे, 1 इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा या टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ये टी सी पॉजिटिव है, सब देखोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। 1045 इज 1, ये यहाँ रख दो और इस तरह से आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पर क्वेश्चन आ सकते हैं। डीपीपी में भी मिलेंगे इस पर सवाल। अच्छा, मान लो एक अगर ये क्वेश्चन मैं दूँ इधर, यहाँ लिख देता हूँ, इसको ट्राई करो। इफ़ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, चलो माइनस पाई ले लेते हैं, देन साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये निकालो। फाइंड दिस, थिंक एंड देन गिव द आंसर। मैं बार बार कह रहा हूँ टेबल पे ध्यान दो, वो जो टेबल बनाई है चार्ट, आज का वही है मेन काम, उसको गो थ्रू करना है बार बार, वो सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है।
Yes, anyone? श्रेया, इस इक्वेशन को देख के कुछ समझ में आ रहा है? आई वांट श्रेया टू आंसर. Here's the range of cos inverse is 0 to pi, so it cannot be minus pi. Yes, correct. It is not possible. This is the answer. It is not possible as y equals cos इनवर्स x जो है उसकी अगर आप रेंज की बात करेंगे, उसकी जो रेंज है ना वो 0 to पाई होती है. तो सवाल तो बाद की बात है, पहले इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यानी कॉस इनवर्स जो होता है वो एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता. 0 to पाई है तो खुद ही सोचो कि दो कॉस इनवर्स ऐड हो रहे हैं तो ऐड होके माइनस पाई बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बना सकते. ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन. इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, डीपीपी में मिलेंगे, आगे टेस्ट में आएंगे. मैक्सिमम मिनिमम कुछ ऐसा ध्यान रखना. इसी में एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले उसमें थोड़ा इजी से करवा रहा हूँ. फाइंड वैल्यू ऑफ जैसे ये क्वेश्चन है, इसी में ही पार्ट्स बना लेते हैं ना. तो पहले वाला तो इजी है, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स. ये पहला सवाल है, पहले हम इसको करेंगे, पर मैं लिख लेता हूँ कुछ पार्ट्स, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हैं. देखिए, इसमें जो अब कुछ चीज़ें होती हैं इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल, है ना. स्टैंडर्ड एंगल मतलब देखकर ही समझ में आ जाए कि ये सवाल क्या है. तो देखो, ये तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये तो भाई ऐसे है. अब वो ये जैसी प्रैक्टिस जितनी कैलकुलेशन उतना तेज सवाल. ये रहा पहले का आंसर. स्टैंडर्ड एंगल क्या भाई? ये साइन इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ ना. साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू अगर नहीं जानते हो तो निकाल लो साइड में करके. और कैसे भाई? साइन इनवर्स हाफ को थीटा मानना और साइन इनवर्स की रेंज याद रखो. साइन थीटा हाफ हो गया. अब तुम जानते हो साइन इनवर्स का आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आता है. ये बार बार लिखोगे ना, याद हो जाएगा उस दिन, फिर हैबिट पड़ जाएगी लिखने की ऐसे. लेकिन मुझे जो है वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल. पहला क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पे आता है, सभी जानते हैं. उसको पाई बाई 6 लिखते हैं. इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक आया. फिर ये तो एलसीएम है, पाई बाई 2 90 होता है और पाई बाई 6 30 होता है. 90 में से 30 गए 60, 60 बचा, मतलब पाई बाई 3 रेडियन. वो स्टैंडर्ड एंगल है. √3/2 आंसर आ गया. लेकिन हर बार आपको ऐसा स्टैंडर्ड एंगल मिले ज़रूरी नहीं है. लेकिन ये थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है कि थीटा मान के आगे बढ़ना, इससे तो सवाल आप शुरू कर ही सकते हैं. इसीलिए मैं चाहूँगा आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें अब एक बार, और अगर निकाल सकते हो तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है. दिशा, यू ट्राई टू फाइंड दिस आंसर. इसको ट्राई करके देखो, बाकी स्टूडेंट्स भी करें.
यस एनीवन, कोई आंसर आएगा भाई किसी का? देखो tan इनवर्स 3/4 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना, जैसे अभी ये निकाली थी, तो भी क्या करेंगे, तरीका सेम रहेगा। देखो इधर लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये सब एंगल रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वहीं से स्टार्ट करोगे। कुछ भी जो tan इनवर्स sin इनवर्स उसको थीटा मान के। अब तुम सबसे पहले इसको आगे बढ़ाओगे, वो तो बात ही, चलो लिख भी लेते हैं, वेर थीटा बिलोंग -π/2 टू π/2, ये होता है क्योंकि tan इनवर्स की रेंज होती है, इसका मतलब tan थीटा हो गया ये। लेकिन जब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और ESTC के बारे में सोचेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स की रेंज में फोर्थ और फर्स्ट आ रहा है, पर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है इस सवाल में, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंगल होगा। ये तो बात इसकी रही। अब कोई बोलेगा सर थीटा तो निकल ही नहीं पा रहा है इससे, यहाँ इसके आगे ज़रूरत ही कहाँ है? तुम ये बोलो, ये देखो कि सवाल क्या है। जब तुमने इसको थीटा माना तो सवाल क्या बन गया, देयरफॉर cos ऑफ बिकॉज ऑफ दिस नाउ दिस बिकम्स cos थीटा। तुमसे थीटा पूछ ही कहाँ रहा है, तुमसे पूछ रहा है cos थीटा की वैल्यू। और अब पता है, अब ये 10th क्लास का सवाल हो गया कि भाई अगर tan थीटा तुम्हारे पास 3/4 है तो cos थीटा कितना होगा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इससे आसान सवाल हो सकता है आपके लिए कोई? तो आप चाहो तो आइडेंटिटी से, क्योंकि 11th क्लास में आपको याद है मैंने कहा था आइडेंटिटी से करना सवाल, तो मतलब sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर, ये आप जानते हैं। इसमें आप tan स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है तो 9/16 हो जाएगा, 25/16 हो गया, रूट लेके सिर्फ प्लस, नॉट प्लस माइनस, ठीक है। और इस वजह से cos की वैल्यू कितनी, 4/5, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल होता है cos। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, 4/5 न्यूमेरिकल वैल्यू। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? आराध्य, इज इट क्लियर? So why didn't you take negative? यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि गिवन क्वेश्चन की वजह से tan थीटा 3/4 है, इसीलिए। समझ गए? Okay, sir. एनी अदर डाउट? एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट, प्लीज आस्क। और अगर कोई डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन को करके दिखाओ फिर। साइन ऑफ हाफ कॉट इनवर्स -3/4, डू दिस क्वेश्चन, देखें कितने लोग इसका आंसर देंगे फिर। Davis, be ready with the answer. Solve it quickly.
Yes, anyone, third part? इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले कॉट इनवर्स को ये थीटा लेना पड़ेगा, और आप जानते हो कि थीटा होता है इसमें 0 से पाई ओपन में, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू -3/4 आ गई। फिर ये बात फिट की इसमें कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये पता चल गया कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि कॉट की वैल्यू नेगेटिव 0 से पाई में, फर्स्ट में तो हो नहीं सकती। इससे क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक वो भी तो देखना कि क्वेश्चन क्या बना। क्वेश्चन बन गया ये, क्यों? क्योंकि इसमें ये थीटा पुट करते हुए आ रहे हो ना। तो बेसिकली अब सवाल ये है कि कॉट थीटा इतना है तो साइन थीटा/2 कितना होगा, यानी कुछ डबल ए वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, है ना, ट्वाइस ऑफ ए वाले फॉर्मूले। सबसे पहली बात, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, इसका मतलब यहाँ पर एक काम करो, कॉट, एक मिनट, देखो कॉट से पहले 10 निकालो, -4/3, और फिर पिछली बार की तरह आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हम कॉस निकालेंगे, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पुट करोगे, सेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 + 16/9, स्क्वायर कर रहे हो, एलसीएम लोगे, सेक स्क्वायर थीटा 25/9, और उसके बाद इस बात को यूज़ करोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से सेक थीटा की वैल्यू इस बार नेगेटिव आएगी, है ना, और सेक थीटा नेगेटिव तो कॉस थीटा -3/5। अब बात यह है कि कॉस क्यों निकाला, कॉस क्यों निकाला, क्योंकि कॉस और साइन थीटा/2 में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई बता सकता है किस तरीके से? हाउ कैन वी फाइंड साइन थीटा/2 इफ वी हैव वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कैन एनीवन टेल मी? So cos theta is equal to 1 - 2 sin square theta by 2. बिल्कुल सही बात, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला था 11th क्लास में कि cos 2a इज़ 1 - 2 sin स्क्वायर है, इस वजह से। तो cos थीटा से, और साइन थीटा/2 हमारा क्वेश्चन है ना, साइन थीटा/2 हमारा क्वेश्चन है, तो क्या कर दोगे, ये फॉर्मूला इसमें लगा दोगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 -3/5। अब तो बस इधर उधर ले जाके सॉल्व करने की बात है। तो -3/5 को 1 की तरफ लाओगे 8/5 बन जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और फिर ये 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा 4/5 आ जाएगा। और आखिरी में मैं जो लिख रहा हूँ इसका जवाब कौन देगा? वाई आई हैव नॉट कंसिडर्ड माइनस, हु विल टेल मी दिस इज़ द फाइनल आंसर। माइनस क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? So sin theta in the second quadrant is positive. बट दिस इज थीटा/2, दिस इज नॉट थीटा। So theta by 2 will be also between first quadrant, right? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सही है, देखो भाई ये जो लिख रहा है ना, मैं एरो बना रहा हूँ, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कि थीटा 90 से 180 के बीच में कहीं होगा, राइट। इसका मतलब उसका हाफ, उसका जो हाफ है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 45 से 90, यानी एक्यूट एंगल हो गया, और एक्यूट एंगल है तो फिर साइन तो पॉजिटिव ही होगा, ऐसे निकालते हैं। सो आई होप यू गेट दिस, समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस पे वर्क करना है, ऐसे आपको डीपीपी में मिलेंगे। आज की डीपीपी करना भाई ढंग से, न ऐसे टाइम पास हो जाए। इफ़ यू विल सॉल्व द डीपीपीज यू विल लर्न अ लॉट। अगर उनको तुम रखे रहोगे संभाल के अपने पास, जैसे ये कोई ट्रेजर है, तो फिर वो हमेशा वैसे ही रखी रहेंगे, उनका कोई काम नहीं। उनको यूज़ करो, उनको सॉल्व करो, देन दे आर मीनिंगफुल। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस थर्ड पार्ट? तो जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं होते ना, तब भी आप निकाल सकते हो इस तरह से, जैसे हम ये वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एंड गो थ्रू द लेक्चर, ओके। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये निकालिए, एक इक्वेशन दे रखी है, कॉस ऑफ 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9, देन फाइंड x।
Find values of x. Solve this. ये किया किसने सॉल्व? तो प्लस माइनस 2/3 +-2/3 प्लस माइनस तो देख रहा हूँ सही है अब। यस करेक्ट आंसर सही है। देखो आसान है, थोड़ा सा ट्राई करोगे आने लग जाएंगे। सबसे पहले वही करो, साइन वर्स एक्स को थीटा मान लो, जहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, जो इसकी रेंज होती है, जिसको हम बाई भी बोलते हैं, कभी हम थीटा लिख लेते हैं, एंगल होता है कुल मिला के। इससे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये, और यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, A to B B to A वाली बात बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो तुम्हें एक्स निकालना है, अब तुम पिछला फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला कि भाई cos 2a कितना होता है 1 - 2 sin स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा सवाल तुम्हारा। तो इसमें तुम पुट करोगे तो यानी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज़ 1/9। फिर वही कैलकुलेशन है, 1/9 1 की तरफ आके 8/9 बन जाएगा, वो उधर चला जाएगा। फिर रूट ले लेंगे, मतलब पहले 2 से कैंसिल कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा 4/9 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इस तरह से एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी और कोई भी रिजेक्ट होने का कोई रीज़न नहीं है ये, क्योंकि इस बार वैल्यू एक्स है ना। जैसे पहले वैल्यू कुछ ना कुछ नंबर आता था यहाँ पे, कभी 1/3 आ रहा है, कभी 3/4, कभी माइनस, कभी ये, कभी अभी एक्स ही है। एक्स को देख के थोड़ा बोल दोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मतलब दोनों आंसर चलेंगे। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनी डाउट?
अच्छा, एक इसमें क्या किस टाइप के सवाल आएंगे? इसमें बस मैं 2 ही करा रहा हूँ अभी सिंपल से, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है ये, y इक्वल्स साइन इनवर्स 2x माइनस 1, और दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, इसमें और भी क्वेश्चन कल हम करेंगे। ये डोमेन के सवाल आ गए वापस से, लेकिन हमने ITF तब पढ़ा नहीं था तो मैं आपको ये करवा नहीं सकता था। अब हम कर सकते हैं यहाँ पर इसको। कुछ भी, चलो अभी तो इतना ही लिख लेते हैं, बाकी तो कल करवाना ही है। एक बार कोई मुझे ट्राई करके बता सकता है फर्स्ट वाले का डोमेन क्या आएगा? देखिए आप कैसे सोचते हैं इसको। देखो भाई, इसको करने का एक बेसिक तरीका क्या है, ये जो y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स है, इससे रिलेट करोगे तब समझ में आएगा। ये जो y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स है ना, इसमें ये जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1 है ना, और ये जो y है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। आप देखेंगे कि आज की सारी वर्किंग उस टेबल के अराउंड ही है, जो कुछ भी वो टेबल है। तो ये वाली जो बात है ना कि x -1 से 1 होता है, इसी को तो यूज़ करना है आपको, कि ये जो पार्ट है ना ये x का काम कर रहा है। तो आप लिखेंगे फॉर दिस टू बी डिफाइंड, फॉर दिस टू बी डिफाइंड, ये जो x का काम कर रहा है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये पॉइंट आपको लिखना होगा। ये x की वर्किंग कर रहा है, x का वर्क कर रहा है, x है नहीं। और पूछा क्या जा रहा है, x ही तो पूछा जा रहा है कि डोमेन होती हैं x की वैल्यूज़। सो कंपेयरिंग इट विद दिस स्टैंडर्ड फंक्शन वी विल फाइंड x फ्रॉम हियर। तो अब तो कुछ नहीं है, सब में 1 ऐड कर दो, एंड आफ्टर दैट डिवाइड everything by 2, and here is your answer. X belongs 0 to 1 close. Same is true for the second part, दूसरे में भी ऐसे ही होगा। अच्छा, cos इनवर्स का भी डोमेन -1 से 1 ही होता है ना, तो इसके लिए भी वही वर्किंग यूज़ हो जाएगी। फॉर दिस टू बी डिफाइंड, ये जो x का वर्क कर रहा है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 1 तक होनी चाहिए। बिकॉज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के लिए याद करिए, x इज़ बिटवीन -1 to 1 है ना, तो जो x का वर्क कर रहा है वो -1 से 1 तक होगा, पर इसमें ये x तो नहीं है, x निकालना है। तो यू फॉर्म दिस इनइक्वालिटी एंड फाइंड x फ्रॉम देयर। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में 3 ऐड कर देंगे सब में, और ये आपका आंसर आ गया। ये लो दूसरे का डोमेन 1 to 5, इतना करना है आपको। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी कल वाली क्लास में भी मुझे आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें सेकंड वर्स वाले होंगे, डोमेन वगैरह के। कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जो ग्राफ अभी हमने बनाए थे, और उसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में बढ़ जाएंगे आगे। ओके, एक और बात, इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें पिछला सिलेबस ही आएगा, मतलब कंप्लीट फंक्शंस। आई वोंट बी इन्वॉल्विंग ITF इन दिस वीक ऑल्सो, ओके, बिकॉज ऑलरेडी 2 classes वर नॉट देयर, मंडे ट्यूसडे हुई नहीं, देन यू हैव लैंग्वेजेस दिस एंड दैट, तो 1-2 क्लासेस का मैं नहीं डालने वाला हूँ। सो विल कंटिन्यू विथ फंक्शन ओनली। पूरे टेस्ट में फंक्शन के अलावा और कुछ नहीं आएगा, पर फंक्शन कंप्लीट आएगा, ठीक है। दिस आई विल इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट टेस्ट, ओके।
कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.